Good morning, 10th class students. So our chapter number 2 has been completed now. And now we'll start chapter number 3, pair of linear equations in two variables. I have already told you that what is linear equation. Linear equation means the equation in which the exponent of the variable is 1. That equation is called linear equation. And in which the exponent of the variable is 2, that equation is called as quadratic equation. And in case if the exponent is 3, then that equation is known as cubic equation. Okay, so till now we have read about linear equation in one variable. Means suppose the equation is given in the form ax plus 2 or ay plus 3 or az plus c. So in these all the equations we have taken only one variable, वेदर इट विल बी एक्स और वाई और जेड. ठीक है, तो जितनी भी क्वेश्चन हमने लिए उसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज़ किया है, या तो एक्स लिया है, तो वाई लिया है, तो जेड लिया. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं, मतलब एक्स और वाई, या तो एक्स वाई हो, या तो ए बी हो, या तो सी डी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें दो वेरिएबल्स जैसे आपके इसमें दिए हुए हैं 2x प्लस 3y. अब इसमें क्या आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है और वाई भी है. ठीक है, अभी तक जो हमने देखा था वो सिंगल एक ही वेरिएबल में देखा था. ये जैसे ये इसमें भी एक्स है आपका, इसमें भी एक्स है, लेकिन ये कौन सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है आपका वेरिएबल का वो 2 है, इसलिए ये कौन सा क्वाड्रेटिक है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ. ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है. ठीक है, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, केवल दो वेरिएबल्स लेंगे, इसमें केवल हम दो वेरिएबल्स लेंगे. ठीक है, अभी तक हमने सिंगल वेरिएबल लिया था. जितने भी आप इक्वेशंस देखेंगे लास्ट चैप्टर में सब में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक्स एक्स एक्स. इसमें भी एक्स है आपका, जैसे आपका ये इसमें भी आपको पूरा एक्स ही है. तो ये आपका वन वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, चैप्टर है वो, है ना. अब ये कौन सा चैप्टर है आपका, इसमें आपके टू वेरिएबल्स है, एक्स वाई. आप कहीं का भी आप इक्वेशन उठाएंगे इस चैप्टर में तो आपको दो वेरिएबल्स मिलेंगे. ठीक है, ये जैसे आपका ये एक्स वाई देखिए इसमें. ठीक है, एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई है. ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 1 है. ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ, और लेकिन किस में, टू वेरिएबल्स में. ठीक है, सो बिफोर सॉल्विंग एक्सरसाइज you must go through one table which I want to show you, this one. ठीक है, हम एक्सरसाइज करने के पहले ये टेबल देखना है पहले. ठीक है, ये टेबल अच्छे से इसे बिल्कुल याद करना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम्स में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, अब ये जो टेबल है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है मैं बता देता हूँ आपको. सपोज़ कि आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है. दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है a2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है, दूसरा दिया हुआ है a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये आपका दूसरा इक्वेशन है. ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है आपका, कि जो है आपका वेरिएबल के पहले जो कोफिशिएंट है वो इसमें अलग अलग है. जैसे ठीक है, इक्वेशन 1 का अलग है, इक्वेशन 2 के अलग है, वेरिएबल्स कांस्टेंट भी अलग है. ठीक है, वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, ये सेम भी हो सकते हैं, लेकिन दो इक्वेशंस आपको दिए होंगे. ठीक है, या तो दिए होंगे या तो आपको दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में. ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट कहलाता है, तो पता ही है. ये आपका वेरिएबल है एक्स वाई. a1 b2 क्या आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स a2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स a1 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई b1 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई b2 है. ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे. अब इस केस में क्या होता है, व्हेन हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो किस तरीके से कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन किस तरीके से होता है आपका. फर्स्ट केस है आपका, अगर a1 अपॉन a2 मतलब पहले इक्वेशन का जो x का वेरिएबल है और दूसरे इक्वेशन का जो x का वेरिएबल है इज़ नॉट इक्वल टू, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं b1 अपॉन b2 के, मतलब जो y के वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स है उसके बराबर नहीं होते हैं, तो उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है. यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन. ठीक है, वन सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है, और सेकंड केस क्या है आपका,
अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर ये वाला कंडीशन मिलता है कि ये तीनों के तीनों जब सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उस केस में आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी में आपका थर्ड केस आता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। मतलब आप इनको कंपेयर करके देखोगे और देखोगे कि इन तीनों में से कौन सा कंडीशन आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, आपका नो सॉल्यूशन आता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन आता है आपका, ठीक। अब जो आपका फर्स्ट वाला केस है, अगर मान लो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 मिला, तो हमें क्या मिलेगा, वन सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है आपका, इंटरसेक्टिंग, इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है। मतलब आपको एक वन सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये एक सॉल्यूशन है, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये केस आता है, तो उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। तो मैनी सॉल्यूशन मीन्स आपका जो ग्राफ बनेगा, जो ये दोनों का, इसका अलग ग्राफ बनेगा, इसका अलग ग्राफ बनेगा। सपोज कि आपका A1 वाले का ये है, A2 वाले का ये है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, आपका जो दोनों ग्राफ बनते हैं A1 और A2 के, वो कोइंसाइड होते हैं। कोइंसाइड मीन्स क्या होता है, ओवरलैप, ठीक है, एक के ऊपर एक ही बनेंगे वो। तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन, जैसे इसमें आपका एक पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, अब इसमें क्या आपके तो बहुत सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट इसमें क्या कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ जो बन रहा है, ठीक है। अब जो आपका नो सॉल्यूशन आता है, मतलब जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है लेकिन C1/C2 नहीं होता है, तो उस केस में आपका नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन मतलब क्या है आपका, ये इंटरसेक्ट ही नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे, मतलब ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। इस केस में लाइंस कैसी बनेगी, ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल। ये सपोज कि A1 वाला है, ये आपका A2 वाला है, ठीक है। तो इस केस में आपका पैरेलल बनता है, ठीक है। तो हमें इसमें सॉल्व कहाँ पर करना पड़ता है, शुरुआत में जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें उसे पहले कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर करने के बाद अगर ये कंडीशन आती है आपके पास नो सॉल्यूशन वाली, मतलब A1/A2 अगर बराबर है B1/B2 के और ये बराबर नहीं है अगर C1/C2 के, तो वहाँ पर नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन मतलब अपन को वहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये कंडीशन आती है अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो वहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो हमें वहाँ पर भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 मिलता है, मतलब वन सॉल्यूशन मिलता है, तो हमें इस केस में ही सॉल्व करना पड़ता है, केवल वन सॉल्यूशन वाले केस में। मतलब जब आपका A1/A2 बराबर नहीं दिया होगा B1/B2 के, तो उस केस में ही आप सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और रीज़न आप लिख देंगे, अगर आपको ये कंडीशन मिलती है तो लिख देंगे सिंस दिस द गिवन इक्वेशंस हैव इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन देयरफॉर, है ना, बस इतना लिख देंगे सिंस, है ना, कि सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस हम उसमें रीज़न डाल देंगे कि सिंस द गिवन इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन, सो वी कैन फाइंड आउट मैनी सॉल्यूशन फॉर दिस वन, ठीक है। अब इस केस में क्या है, सिंस द गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन देयरफॉर वी कांट फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन, या फिर जो ग्राफ होगा वो आपका कोइंसिडेंट है ना, कोइंसाइड है, इसलिए हम इस केस में सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। और इस केस में क्या, सिंस द ग्राफ्स आर पैरेलल देयरफॉर वी कांट फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन फॉर दिस, फॉर द गिवन सॉल्यूशन, फॉर द गिवन इक्वेशंस, ठीक है। अब लेकिन इस केस में जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है तो वहाँ पे अपन को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। अब जो आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, इसमें मैं आपको एक करके बता देता हूँ और बाकी के क्वेश्चंस बता दूंगा, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज आपका 3.1, ठीक है। तो इस केस में आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, पहले हाँ, बिफोर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट द क्वेश्चन वांट टू से यस, देन ओनली यू कैन सॉल्व, अदरवाइज यू कांट, ठीक है ना। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा तो आप इक्वेशंस नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन को पहले समझना स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद आपको
इक्वेशन बनाने हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कहता है, 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब 7 साल पहले जो था मैं कितना बूढ़ा था, ठीक है, मेरी एज कितनी, मतलब वो कितना बूढ़ा था जितनी उसकी बेटी की एज थी, है ना। आई वॉज 7 times, ठीक है, वो कितना था, 7 times था, कितना, जितनी उसकी बेटी की एज थी उसका 7 times था, ठीक है। एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल के बाद मैं, आई शैल बी, मैं 3 times एज ओल्ड यू विल बी, मतलब 3 साल के बाद तुम्हारी ये जितनी भी होगी मैं उसका 3 times होऊंगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है, मतलब हमें एल्जेब्रिकली भी शो करना है। अब इसमें केवल रिप्रेजेंट करना है, अपन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, मतलब इसमें केवल इक्वेशन बनाना सिखा रहा है आपको, ठीक है। और ग्राफिकली तो आपको फिर शो करना ही पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब ग्राफ बनाकर उसको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अब सपोज कि इस 7 साल पहले और 7 साल बाद की बात कर रहा है आज की एज से, है ना, मतलब आज की एज को ये कंपेयर कर रहा है 7 साल पहले और आज ही की एज को कंपेयर कर रहा है 3 साल के बाद, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, आज का जो प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज हम एक्स और वाई मान लेते हैं पहले तो, ठीक है। सो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है, एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज बी वाई, ठीक है। ये आपका एक्स ईयर्स ले लिया, ये आपका वाई ईयर्स ले लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू, अब 7 years ago की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब 7 years ago आफ्ताब्स एज, 7 years ago आफ्ताब एज, अब आफ्ताब की जो एज थी 7 साल पहले वो क्या होगी, ये हो जाएगी x - 7 years, ठीक है, बी 7 साल पहले, ठीक है। अब आज उसकी x ईयर्स हैं तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी x - 7, और हिज डॉटर्स एज बी, अब उसकी बेटी कितनी हो जाएगी, पहले वाई थी, मतलब आज वाई है, तो 7 years को कितनी हो गई आपकी y - 7 years, ये, ठीक है। प्रेजेंट एज आपका एक्स और वाई है, अब 7 साल पहले कितनी होगी इसकी x - 7 और 7 साल पहले इसकी y - 7। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है आपका, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब उसकी जितनी भी एज थी उसका 7 times था, मतलब x - 7 जो था वो बराबर था किसके, उसकी लड़की की एज के, उसकी लड़की की एज कितनी है y - 7, इसका 7 times इसके बराबर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 7 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7y - 49, ठीक है, 7 वाई 7 ये प्लस एंड माइनस, ये माइनस 7 से 49 का 49। अब इसे पूरा हम एक साथ ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका x, ये प्लस वाई है, ये इधर आ जाएगा तो -7y, ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा -7 देन +49 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो x - 7y देन माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे तो 49 - 7 कितना हो गया आपका 42, हाँ, दोनों से बड़ा कौन सा है 49, तो 49 का साइन है प्लस, तो ये हो जाएगा +42 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आप ये 3 years लेटर
मतलब 3 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। सो ये 7 years ago, देन 3 years later, ठीक है, 3 साल बाद। तो 3 साल के बाद अब प्रेजेंट एज जैसे एक्स है आफ्ताब की, तो 3 साल के बाद कितनी होगी? सो आफ्ताब्स एज विल बी x+3, ठीक है, और his daughter's age will be y+3, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद मेरी जो एज होगी वो तुम्हारी एज की, मतलब उसकी बेटी की एज से उसका 3 टाइम्स होगी, ठीक है। 3 साल के बाद इनकी तो एज मिल गई अपन को, तो x+3 होगा वो बराबर होगा किसके? 3 × y+3, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका x+3 = हो जाएगा आपका 3y+9, सब ट्रांसफ़र करेंगे, हो जाएगा x - 3y, ठीक है। आपका +9 इधर आ जाएगा और ये +3 - 9 = 0, ये हो जाएगा आपका x - 3y, फिर ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -9 - 3 कितना हो जाएगा आपका? 6 = 0। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस मिल गए। अब चाहे तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से, अगर +44 42 को वहीं रखें, उस तरीके से भी हो सकता है कि x - 7y, मतलब वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ ले आएँ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाएँ, ठीक है। यहाँ पर भी आप वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ ले आएँ, कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले जाएँ, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपका इक्वेशन मिल गया आपको, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट, तो एल्जेब्रिकली तो हमने क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब ग्राफिकली में क्या है आपका, इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है हमें, ठीक है। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम प्लॉट कब कर सकते हैं इसको? जब जो मैंने अभी बताया था आपको A1/A2 वाला जो ये है ना, तो हमें 2 इक्वेशंस मिली हैं, एक A1 B1 C1 को लेकर है, ये आपका सपोज कि A1 B1 C1 है ये, ठीक है, आपका A2 B2 C2। तो पहले हम इसको कंपेयर करके देख लेते हैं, अगर इसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन या फिर जिसे हम वन सॉल्यूशन कहते हैं वो मिलेगा तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो पहले वो चीज़ करके देख लेते हैं, मैं सारी चीज़ें एक साथ कवर करके चलूँ ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन क्या है? हाँ, अब यहीं देख लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, ये आपका A1 है, A1 कितना 1 दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो 1/1 = क्या है? -7/-3, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन नंबर 1, अच्छा दोनों इक्वेशंस को मैं फिर से लिख देता हूँ पहले, x - 7y + 42 = 0, दूसरा है क्या आपके पास x - 3y - 6 = 42, ठीक है। अब इसमें हम A1 क्या लेकर चलेंगे, इसमें आपका A1 जो हो गया वो हो गया आपका 1, कुछ नहीं दिया मतलब 1 मानेंगे। B1 क्या हो गया आपका, साइन भी लेकर चलना है तो -7, ठीक है। C1 क्या हो गया आपका +42, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाले केस में A2 कितना दिया हुआ है आपको, A2 भी 1 दिया हुआ है, B2 कितना है -3 दिया हुआ है, C2 का -6 दिया हुआ है, ठीक है, -6 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं, A1/A2 है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है कि इसे मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ A1/A2 को, तो मतलब 1/1 -7/-3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, मतलब ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर हमें 1 सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 1 सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, लेकिन मैं आपको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें हमें इस तरीके से करके देखना पड़ेगा पहले। अब 1 सॉल्यूशन मिलेगा मतलब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अलजेब्रिकली आपको
केवल रिप्रेजेंट करना है दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, है ना, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है इसमें, ठीक है। आप सॉल्व करने के आगे मेथड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ग्राफ में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे आपका इक्वेशन नंबर 1 है ये x माइनस 7y प्लस 42, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, x माइनस 7y प्लस 42, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें हम x y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, x और y। अब इसमें हम 3 से ज़्यादा भी बॉक्स बना सकते, 2 हमें नहीं बनाने हैं ना, तो 1 बनाना है, 2 से ज़्यादा ही बनाने हैं, ठीक है। अब वो 3 लें चाहे 4 लें चाहे 5 लें, जितने ज़्यादा बॉक्स बनाएंगे कॉम्प्लिकेशन आप ही को होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 3 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट आप कहीं भी ड्रॉ करें ना, जैसे आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो ये तो आपका स्ट्रेट लाइन, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, तो आपको 3 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट जब जुड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। हाँ, सपोज़ कि 2 पॉइंट हुए, 2 पॉइंट में आपको कर्व शेप भी मिल सकता है इस तरीके का, इसलिए अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हमें 3 पॉइंट्स होना ही होना चाहिए, ठीक है, तभी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसलिए हम 3 ही बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए। अब आपका सपोज़ कि अब इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें x की मैं कोई सी वैल्यू एज्यूम कर लूँगा नंबर लाइन से, मतलब आपके जो इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो जो इंटीजर्स है उसमें से मैं कोई सा भी एक नंबर एज्यूम, कोई भी एक इंटीजर लेता हूँ और उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला इंटीजर सपोज़ कि मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है। अब मैं 0 ले लेता हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। आपका ये तो हट गया है 0, आपका यहाँ बचा आपके पास -7y इज इक्वल टू, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -42। सो y इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 42/7, मतलब ये आ गया 6। ये पहला पॉइंट मिल गया, मतलब जब हमने x की वैल्यू 0 ली है तो y हमें कितना मिला, 6 मिला, ये फर्स्ट केस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉरी, ठीक है, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, अगर 1 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आपका 43। आपको ऐसा लेना है कि आपको एक इंटीजर ही मिले, प्रॉपर रैशनल नंबर मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर्स को प्लॉट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गया। रैशनल नंबर मीन्स कैसा, अगर फ्रैक्शन के केस में फ्रैक्शन अगर मिला तो दिक्कत हो जाएगी को प्लॉट में लोकेट करने में, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसमें हमें एक प्रॉपर इंटीजर ही मिले, ठीक है, जैसे ये मिला आपको 0 और 6, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं इसको अगर मैं 7 ही ले लेता हूँ, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, देखो, तो x की वैल्यू 7 रख दी मैंने, तो 7 माइनस आपका 7y, ठीक है, इज प्लस आपका 42 इज इक्वल टू 0। इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो हो गया आपका -7y, ठीक है, यहाँ पर है आपका प्लस, तो प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा, तो 7 + 42 ये हो जाएगा +49 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आपका उधर ट्रांसफ़र होगा, तो माइनस इज इक्वल टू ये +49 है, उधर जाएगा तो ये -49 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस टू माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 49/7, तो ये हो जाएगा 7 × 7 और 7 × 7 = 49, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, जब हमने x की वैल्यू 7 ली, ठीक है, तो हमें y कितना मिला, y भी हमको 7 ही मिला, ठीक है, +7। तो ये हमने +7 लिया, तो ये भी हमें +7 ही मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर सपोज़ कि मैं अब x की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूँ, व्हेन x इज इक्वल टू, अगर मैं -7 ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो, -7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर तो आपका -7y, तो ये तो आ ही जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस, तो 42 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 42 में से 7 हटाए तो
आपका आ गया 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा +35, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 42 में से 7 माइनस किया तो 35 मिला, और दोनों से बड़ा कौन सा 42, तो 42 का साइन है प्लस। ये आपका इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका -7y इज इक्वल टू, ये ट्रांसफर होगा उस तरफ तो हो जाएगा -35, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, बचा क्या आपके पास y इज इक्वल टू 35/7, इन्हें कट करेंगे तो 7 × 7 7 5 35, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू -7 ले रहे हैं तो हमें y कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हमें ग्राफ में लोकेट करना है, ठीक है, इसे हमें ग्राफ में लोकेट करना है। अब सेम हम यही चीज़ किस में प्रोसीड करेंगे, जो हमारा दूसरा इक्वेशन है उसमें, ठीक है ना। तो पहले हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, इसके नीचे ही कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके नीचे ही कर देता हूँ मैं, यहीं पे स्पेस है तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या आपके पास x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये आपका है x, ये आपका है y, ठीक। अब मैं मान लो यहाँ पर when x इज इक्वल टू 6 लेता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू कितनी ले ली मैंने 6 ले ली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x की जगह क्या रखूँगा 6 - 3y - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये -3y का -3y, ये +6 -6, तो 6 - 6 कितना हो गया आपका 0, तो ये आपका आ जाएगा +0 इज इक्वल टू 0, ये 0 इधर ट्रांसफ़र हुआ, तो मतलब ये आपका y की वैल्यू कितनी जाएगी, ये जाएगी आपकी 0 ही आएगी, ठीक है। तो जब x मैंने 6 लिया तो मुझे y कितना मिला 0 मिला, ये हो गया फर्स्ट केस। देन व्हेन x इज इक्वल टू 3, ठीक है, जब x में 3 लेता हूँ तो क्या होता है देखो, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 3y एंड -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 3, ये आपका -3y तो -3y रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3 ही आएगा, ये दोनों में से बड़ा कौन सा है 6 है, 6 का साइन है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आपका -3y इज इक्वल टू, ये -0 ट्रांसफर हो तो +3 हो जाएगा, तो y कितना आ गया आपके पास, y आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन ये, है ना, तो 3 में से 3 की आ गया 1, लेकिन ये हमें क्या मिल रहा है -y, हमें क्या चाहिए y, तो y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1, ठीक है। क्यों, क्यों यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो अब अगर माइनस हटाना है, ये इसका माइनस हटाना, तो क्या पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये y मिला हमको -1, कब, जब हमने x कितना लिया 3 लिया, तो y कितना मिला हमें -1, ठीक है। अब व्हेन x इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब x -3 लिया तो ये हो जाएगा आपका -3 - 3y और आपका -6 इज इक्वल टू 0, सो ये क्या -3y, अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा आपका 9, दोनों से बड़ा 6, 6 का साइन है माइनस इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा -3y इज इक्वल टू, ये माइनस उधर ट्रांसफर हुआ तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा +9, ठीक है। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 9/3 माइनस ना, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू हमें 3 मिला, तो हम y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये -3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन मैंने हटा दिया, अब कैसे हटाया था मैंने आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो जब अपने -3 लिया तो हमको y कितनी मिली, y भी -3 मिला, तो ये भी आपका -3 मिला, ये भी आपको -3 मिला, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें, इन दोनों वैल्यूज़ को हमें लोकेट करना है किसमें, ग्राफ में, ठीक है। तो सपोज़ कि आपका ग्राफ जो है पता है आपको किस तरीके से होता है, ठीक है, ग्राफ पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन्स वगैरह, है ना। ये आपका होता है, ये होता है आपका +x, ये होता है यहाँ पर -x एक्सिस, ये होता है आपका +y एक्सिस, यहाँ पर होता है -y एक्सिस,
ठीक है, ये पॉजिटिव पूरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, इस तरीके से ना, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी पॉजिटिव वैल्यू, ये आपका सेंटर में 0 होता है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मैक्सिमम क्या जा रहा है, +7 -7 जा रहा है ना, तो +7 -7 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ भी ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ भी ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपका है पूरा पॉजिटिव, मतलब +1 +2 3 4 5 6 7 प्लस एक्सेस है ये। यहाँ पर माइनस है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये आपका +1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर आप नंबर लाइन मतलब स्केल के मेज़रमेंट से आप बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा वो, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट वाला देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू +6 है। जब x की वैल्यू आपकी 0 है तो y कितना है आपका +6, तो मतलब +6 मतलब आपका यहाँ आ जाता है वो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक। अब नेक्स्ट क्या, जब 7 है आपका x तो ये y भी 7 आया, मतलब जब ये आपका 7 है तो y कितना है, y भी 7 आया, मतलब ये इसको हम इस तरीके से बढ़ाएंगे आगे की तरफ, ठीक है, और इसको भी हम ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ाएंगे, तो जिस पॉइंट पर कट होगा तो वो आपका हो जाता है 0.77, ठीक है। और हमेशा पहले जो लिखते हैं अपन एक्स वाई इस तरीके से लिखते हैं, मतलब पहले जो लिखते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस का डिजिट होता है, इंटीजर होता है, और वाई एक्सिस का बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 7, ये कितना हो गया आपका 0 6, ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट क्या है, जब हम x इजिकल टू -7 लेते हैं तो y हमें 5 मिलता है, ठीक है, मतलब x इजिकल टू -7 ये है और 5 ये है आपका। अगर मैं इसको इस तरीके से बढ़ाऊँ आगे, ठीक है, और ऊपर की तरफ इसको बढ़ाता हूँ तो इस पॉइंट पे सपोज करो ये यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या मिला आपको -7 और +5 ये मिला, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा अब ये तीनों पॉइंट्स को जोड़ लो, ये इस तरीके से ये जुड़ेगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिला हमें, है ना, लगभग स्ट्रेट लाइन है। अब स्केल से आप करेंगे तो स्ट्रेट ही आएगा वो, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन मिल गया, तो अब इस लाइन को हम नाम क्या दे देंगे, जो हमारा इक्वेशन है, मतलब x - 7y + 42, तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं x - 7y + 42, ये इक्वेशन।